अध्यक्षता कर रहे हैं राकेश गौतम जी, और मुख्य वक्ता के रूप में जो ग्वालियर से चल के आपके बीच में पहुंचे हैं एडवोकेट है, और ग्वालियर हाईकोर्ट से लेके सड़क तक बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राय सिंह बौद्ध साहब, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और मेरे छोटे भाई, हमारे सगे छोटे भाई केशव यादव जी हैं। ये इनको छीन लो जरा, ये जरूरी है। थाना, कोर्ट, कचहरी, तहसील, फैसील, एसडीएम तक तो केशव, अमित लोधी, अमोल रावत, राकेश गौतम, देशराज पबिया, यही लोग निपटाते रहेंगे। जब कलेक्टर और कमिश्नर को निपटाना हो, उनके कान पकड़ना हो, तब हमारी जरूरत पड़ती है, नहीं तो यही लोग निपटा लेते हैं। हमारे बीच में मौजूद केदार गौरव जी, कमल कुशवाहा जी, अमित बंसोड़ साहब हैं जो भोपाल से आए हैं, रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, भेज रहे हैं भोपाल सबको, और भी बहुत सारे साथी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। सामने जो बैठे हैं वो मंच पे बैठे लोगों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग तो गांव-गांव, गली-गली, एक शहर से दूसरे शहर घूमते और जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन आप रात दिन एक मेहनत करने के बाद बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की जो आग आपके अंदर धधकती है, और आपकी ही वो आग है, ऊर्जा है, जिसके कारण नगीना में चंद्रशेखर आजाद सांसद बने हैं, और आने वाले समय में आपका बेटा दामोदर विधायक बनने का काम करेगा। ये सब आपकी कृपा से है। तो जो माताएं बहनें बैठी हैं उन सबको भी जय भीम करता हूँ, किसान होने के नाते, क्योंकि गांव का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ, और आप सब भी कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े होते ही हैं। तो जो किसान हैं वो सब बुजुर्ग जो बैठे हैं वो सब माँ बाप के समान है, इसलिए सबको चरण स्पर्श, सबको प्रणाम, सबको जय भीम करता हूँ। नौजवान साथियों का जो जोश है यहाँ, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि तुम जैसे नौजवान, क्यों पहला जितने भी नौजवान साथी सूची बनाई है कि नहीं? ये है सूची, दे दो। ये नहीं है, चलो अब नहीं है तो रहने दो, हट जाओ, फिर रहने दो, बैठ जाओ, अब बीच में सूची की जरूरत नहीं। तो जो नौजवान साथी है उनका जोश देख के इसलिए अच्छा लगा, क्योंकि यही नौजवान है जो पहले दतिया की, फिर प्रदेश की, और फिर देश की तस्वीर बदलेंगे, और मध्य प्रदेश में नीला झंडा गाड़ने का काम करेंगे। यही नौजवान है। मेरे साथियों, आप सब जानते हो कि दतिया में चुनाव का समय आ गया है। हमारे ये देशराज भाई बैठे हैं, राकेश गौतम जी बैठे हैं, हमारे जिले पे नेतृत्व करने वाले साथी भी यहाँ बैठे हैं। दतिया का चुनाव अचानक से आ गया, बेमौसम आ गया। वैसे मौसम तो कब था? 2028 में चुनाव होना चाहिए। जब 23 में एक बार विधायक चुन लिया गया, तो विधायक जब चुना गया तो 5 साल के लिए चुना जाता है। लेकिन जिसको हराया आपने सबने मिलके, उसको बहुत बेचैनी हो रही थी, क्योंकि वो बिना सत्ता के रह नहीं सकता, और नहीं रह सकता तो वो राजेंद्र भारती की सदस्यता को खा गया, और फिर से चुनाव आपके हमारे बीच में आ गया। अब जब चुनाव बीच में आया मेरे भाई बहनों, तो इस बात को समझना, कोई भी चुनाव उनके लिए मुसीबत बन के आता है, लेकिन हमारे लिए अवसर बन के आता है। और अवसर बन के क्यों आता है? क्योंकि अगर इस संविधान के अंदर बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके अगर सबसे बड़ा अधिकार कोई दिया, तो वो वोट का अधिकार दिया, और वो वोट का अधिकार तुम्हारे हमारे सबके पास है। इस देश में 90% लोग बहुजन समाज के लोग हैं, और जिस दिन हम अपनी ताकत को समझ जाएंगे मेरे भाई बहनों, उस दिन समझ लो कि ना दिवाली, ना होली, ना दशहरा, हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार वही होगा जिस दिन हम वोट डालने का काम करेंगे। क्योंकि उस दिन, जिस दिन हम वोट डालने का काम करते हैं, उसी दिन हम अपने मिशन के एक आदमी को सदन में पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे लिए अवसर है। अब इस अवसर को कैसे कराना है, उसको समझो। आज जब चुनाव का मौका है, आजाद समाज पार्टी पहली बार बहुत ताकत से लड़ने जा रही है। और आजाद समाज पार्टी क्या पार्टी है? आजाद समाज पार्टी वो पार्टी है जो मान्यवर साहब कांसीराम जी के सपनों को पूरा करना चाहती है। चंद्रशेखर आजाद वो नेता है जो अपने सीने पे 2-2 बार गोलियां खा ली, लेकिन उसके बाद भी सामंतशाहियों, मनुवादियों के सामने झुके नहीं, और नहीं झुके तो आज आप सबके आशीर्वाद से सदन में पहुंचे और सांसद बनने का काम चंद्रशेखर आजाद ने कर लिया।
और ऐसा वैसा सांसद नहीं मेरे भाई बहनों, ऐसा वैसा सांसद नहीं। देश की सदन के अंदर, संसद के अंदर 543 सांसद हैं, लेकिन जब भी सदन की कार्रवाई चले तो आप टीवी चालू करके देख लेना, लगा लेना लोकसभा टीवी, आप देखना किसान का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, भाई बहन का मुद्दा हो, गांव में रहने वाले गरीब का मुद्दा हो, अगर कोई एक आवाज सुनाई देती है तो वो आवाज है चंद्रशेखर आजाद की, कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं देती। और वो आवाज इतनी तेज आवाज है कि नरेंद्र मोदी भी बैठ के सुनते हैं और अमित शाह भी चुपचाप सुनते हैं। अब सुनो हमारी संख्या कितनी, सदन में सिर्फ एक सांसद, लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मेरा भाई शेर है और 542 पे भारी है अकेला चंद्रशेखर आजाद। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमारा खाता नहीं खुला विधानसभा में। मैं पिछला चुनाव सेवड़ा से लड़ा था, मात्र 15 दिन का चुनाव लड़ा था और सिर्फ 15 दिन में 30,000 वोट ले आया, सिर्फ 10,000 वोट से हारा था। अगर 15 दिन की जगह महीने भर का चुनाव लड़ता तो आज विधायक बन के यहां भी खड़ा होता और इस चुनाव में अपने आजाद समाज पार्टी के एक साथी को और विधायक बनाने का काम कर ले जाता। लेकिन कोई बात नहीं, उस समय देर हो गई थी, अब देर नहीं हुई, अब तो हम सबसे पहले मैदान में। बीजेपी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, घूम रहा है, हालांकि नरोत्तम मिश्रा मुंह उठा के घूम रहा है, लेकिन प्रत्याशी तो घोषित अभी नहीं हुआ। और कांग्रेस तो अभी घर में सो रही है आराम से, कांग्रेस तो जगने कोई तैयार नहीं। कांग्रेस तो कह रही है कि अरे भाई चुनाव जाने होगा कि नहीं होगा, देखेंगे जब होगा तब। अरे मेरे कांग्रेसी भाइयों मित्रों, जरा सोचो, अगर चुनाव नहीं होना होता तो नरोत्तम मिश्रा तुम्हारी सदस्यता खत्म क्यों कराता? अगर चुनाव नहीं होता तो नरोत्तम मिश्रा गांव-गांव क्यों घूम रहा होता? अगर चुनाव नहीं होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी क्यों हमें प्रत्याशी बना के घोषित करके मैदान में भेज देते? चुनाव होगा और चुनाव आजाद समाज पार्टी जीतेगी, पूरे बहुमत से जीतेगी, ये कहने के लिए दामोदर यादव आया। अब मेरे भाई बहनों, इस समीकरण को समझो। जब मैं विधानसभा में पहुंचूंगा तो क्या होगा? जब मैं विधानसभा में पहुंचूंगा और अगली बार जब छता आऊंगा तो एसडीएम और एसडीओपी भी यहीं खड़े मिलेंगे, यहीं सलूट ठोकते मिलेंगे। कोई ऐसा वैसा विधायक नहीं बनूंगा। भाई तो चंद्रशेखर आजाद का ही हूं। जब वो प्रधानमंत्री को आंखें दिखा सकते हैं तो दामोदर यादव भी मुख्यमंत्री का कुर्ता फाड़ सकता है, ये दामोदर में ताकत है। अब घबरा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा सोच रहे थे राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करा के कह रहे थे कि राजेंद्र भारती थोड़ा बहुत लड़ लेता था, अब तो कांग्रेस में सब मरे मराए हैं, कोई लड़ नहीं पाएगा। इसलिए बोले हम चुनाव को तो जीत लेंगे, कांग्रेस को चबा के खा जाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे। मैंने भी सोचा, रात को 10:30 बजे 2 अप्रैल की घटना है, 2 अप्रैल को राजेंद्र भारती की सदस्यता रात को 10:30 बजे जाती है और 11 बजे नरोत्तम मिश्रा ने अपने चमचों को बधाई दे दी कि मस्त हो जाओ, चिंता मत करो, अपन तो चुनाव जीत गए। उन्होंने कहा दादा चुनाव तो होगा, बोले कांग्रेस को तो हम खा जाएंगे, डकार भी नहीं लेंगे, चिंता मत करो। अब मैं भी सो गया, मैं थोड़ा चिंतित था कि क्या करेंगे, मैं तो सेवड़ा लड़ता हूं चुनाव। सुबह जैसे ही नींद खुली, सुबह 7 बजे, तो मोबाइल में सबसे पहले मैसेज देखा मैंने, जय भीम चंद्रशेखर भाई का मैसेज। मैंने कहा जय भीम भाई। अगला मैसेज आता है कि आपने देखा विधायक की सदस्यता खत्म हो गई। मैंने कहा देखा भाई। तो बोले भाई पूरे प्रदेश के दौरे फौरे सब छोड़ दो, प्रदेश के नेता बने रहो, वो बाद की बात है, लेकिन बाबा साहब का, मान्यवर कांसीराम साहब का, महात्मा फुले का, माता सावित्रीबाई फुले का, ईवी रामास्वामी पेरियार का, ललित सिंह यादव का और सुखलाल कुशवाहा का सपना पूरा करने का समय आ गया है। जाओ दतिया जैसे नगीना में खाता खुलाता, दतिया में भी खाता खोल के मध्य प्रदेश में अपना विधायक बनाने का काम आपको करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ आ गया, हमारी पार्टी ने घोषित कर दिया, अब नरोत्तम मिश्रा का बीपी बढ़ा है। पहले तो सोच रहे थे कांग्रेस को चबाएंगे, खा जाएंगे, फिर उनके चमचों ने कहा दादा दामोदर आ गया। अरे बोले दामोदर तो सेवड़ा में लड़ता है, वो दतिया कैसे आ सकता है? तो मैंने कहा सेवड़ा तो दतिया जिला में है और दामोदर का घर भी दतिया शहर में है, एसपी बंगला के ठीक सामने। तो मैं दतिया का होके दतिया में नहीं आ सकता और तू डबरा का होके दतिया में आ सकता है। तो फिर मैंने नारा दिया। पहले नारा लगा था कि डबरा का चोर चला दतिया की ओर,
अब दामोदर यादव इस चुनाव में कह रहा है, डबरा का चोर आया दतिया की ओर, लेकिन दतिया की जनता लगोदा लेके वापस भगाएगी डबरा की ओर। तो इसलिए इस मिशन पे हम निकले हैं। और मालूम घबरा क्यों रहा है भाई नरोत्तम मिश्रा? इसलिए घबरा रहा है कि कांग्रेसियों को तो दबा लेता था, ये नीली स्वाफिया वालों को कैसे दबाएगा? कैसे जय भीम वालों को कैसे दबाएगा? क्यों अमित बंसोड़ साहब, खुशवा जी दबा पाएगा? वो तो क्या उसके काका भी नहीं दबा पाएंगे, नरेंद्र मोदी भी नहीं दबा पाएंगे। और मैंने तो चुनौती से कह दिया, नरोत्तम मिश्रा अगर हिम्मत है तो चुनाव तो लड़ रहा है सो लड़ ले, चुनाव तो 2 महीने में होगा, अगर और इच्छा है तो आजा कुश्ती लड़ ले, मुर्रू भैंस का दूध पिया, आगे अभी लड़ ले, आजा, हम तो तैयार है मैदान में। और नहीं भरोसा हो रहा है, वैसे नरोत्तम मिश्रा मेरी बात को जानता है, समझता है, और इसलिए भी समझता है। दो लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं। कौन से 2 लोग? एक नरोत्तम मिश्रा और एक धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हो? पर्ची वाले बागेश्वर को जानते हो? वो पर्चियां निकालता है, पर्चियां। हटो कैमरामैन हो, तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, हटो सामने से। नरोत्तम मिश्रा से मिलके आ गए ना, बिठा लो इन्हें पीछे। अब बताओ माताएं बहनों, एक वो बागेश्वर धाम का बाबा है, जानते हो? सब जानते हो? पर्चियां निकालता है, पर्चियां। 28 साल का लड़का है, ऐसे ये पगला सा ऐसे ऐसे करता रहता है, कभी ऐसे ऐसे करता है, कभी कहता है दूर से छूत के हो जाएंगे, छुआ छूत के हो जाएंगे। इतना सर्री बनाता है लोगों को। बोला हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या कर रहा भाई? इन दोनों साथियों से मैंने पूछा। बोले यात्रा निकाल रहे हैं पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री। मैंने कहा अच्छा। मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया, राष्ट्रपति महोदया से, कि धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहा है उसमें गैर संवैधानिक मांग है। तो मीडिया के लोगों ने पूछा क्या गैर संवैधानिक मांग है? मैंने कहा बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके जो संविधान लिखा है उसके पहले पन्ने पे लिखा है, प्रस्तावना में ही लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध कोई भी हो, ये देश सारे धर्म के लोगों का होगा, किसी एक धर्म के लोगों का नहीं हो सकता। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो मांग कर रहा है वो गैर संवैधानिक है। अब धीरेन्द्र शास्त्री पगला गया। हरियाणा में था, हरियाणा में उसने ऐसे ही मंच लगाई और मंच लगा के बोले वे हमारी यात्रा को रुकवाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रहे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे, उनको फोन नंबर नहीं है, नहीं तो हम अभियान ठठरी बार देते। हमसे बोला, मुझे किसी ने वीडियो भेजा कि दामोदर जी धीरेन्द्र शास्त्री आपकी ठठरी बांध रहा है। मीडिया वाले आ गए हमारे पास, बोले भाई साहब धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं आपका नंबर नहीं है, नहीं तो फोन पे ठठरी बांध देते। तो मैंने कहा उसने खुद ही पोल खोल ली। बोले कैसे? हमने कहा जब पर्ची से पूरी दुनिया का भविष्य बता सकता है तो मेरा नंबर नहीं निकाल सकता पर्ची से? बताओ सही बात है कि नहीं भाई? जब दुनिया का भविष्य पर्ची से बता रहा है तो दामोदर का नंबर भी निकाल लेता कि ये नंबर है। लेकिन सही बात यह है, ये आडंबर पाखंड फैलाने वाले लोग हमारे संविधान को कमजोर कर रहे हैं। हमारा ध्यान हमारे हक अधिकार की तरफ ना जाए उसको कमजोर कर रहे हैं। तो मैंने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा धीरेन्द्र शास्त्री तेरी औकात है तो ये ले मेरा नंबर, आजा कर ले मुझसे मुकाबला। और जो तूने ठठरी बांधी है तो दतिया पहुंच के और जाके रिपोर्ट डाल दी। और मैंने कहा लगाओ धीरेन्द्र शास्त्री पे केस लगाना पड़ेगा। अब घबराया। अब उसने सलाह ली लोगों से, क्या होगा? बोले FIR हो जाएगी। सो फिर मीडिया बुलाई, पत्रकार बुलाए, बोले भैया दामोदर जी को हम हाथ जोड़ रहे, हमारे पास आए, हम तो हनुमान जी के दर्शन कराएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनके साथ कदम ताल करेंगे। फिर मीडिया हमारे पास आ गई, बोले धीरेन्द्र शास्त्री तो सरेंडर हो गए, आपको बुला रहे। तो हमने कहा हम भी कह रहे वो झंडा बदल के नीला ले ले और नारा जय भीम का लगा ले, हम भी जाने को तैयार हैं। तो वो सुधर गया, उसको हमने सुधार दिया। अब कोई भी पत्रकार पूछता है कि दामोदर यादव जी के बारे में क्या कहोगे? भैया हम नितिन के बारे में कुछ नहीं कहता, हाथ जोड़ने लगा। और कौन धीरेन्द्र शास्त्री? जिसको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मेरा छोटा भाई है। जब धीरेन्द्र शास्त्री को सुधार सकते हैं तो नरोत्तम मिश्रा नहीं,
मछरा है, चाहे जब उड़ा दूंगा जैसे चाहूंगा। कैसे कैसे उड़ा दूंगा। इसलिए चिंता मत करना, परवाह मत करना। ये गुंडागिरी करने की औकात ये नरोत्तम मिश्रा या उनके चमचों की कभी नहीं होगी। और पूरे भर के वोट दे दो और दिला दो, मुझे नहीं समझना खुद को वोट दे रहे हो, समझना खुद को वोट दे रहे हो। जब मिस्र के किसी आदमी को वोट सपोर्ट देते हो तो ये समझना कि आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम, आपकी सोच, आपका सपना पूरा होने जा रहा है। दे दो एक बार वोट। जब अगली बार आऊंगा तो मैंने कहा प्रशासन तो आगे पीछे घूमेगा सो घूमेगा, दामोदर एमएलए बनेगा तो कोई बाबा साहब की मूर्ति तोड़ना तो दूर की बात, उसकी तरफ कोई आंख उठा के, बुरी नजर उठा के भी नहीं देख पाएगा, कोई बुरी नजर उठा के नहीं देख पाएगा। ये जो मनवादियों के चेले चमचे हैं वो सुन ले कान खोल के, एमएलए बन जाऊंगा तो तुम्हारे लायक हूं, एमएलए नहीं बना हूं तो भी तुम्हारे कक्का को ठीक करने लायक हूं, ये ध्यान रखना। इसलिए हमारे बाबा साहब जो हमारे लिए हर माई बाप, हमारे हर भगवान से बड़े हैं, हमारे लिए माई बाप हैं। और दामोदर तो एक ही बात कहता है, दामोदर यादव वो यादव है जिसके लिए गीता, जिसके लिए कुरान, जिसके लिए रामचरितमानस, जिसके लिए शिव पुराण, अगर कोई ग्रंथ सबसे पक्का है तो वो है बाबा साहब का लिखा हुआ भारत का संविधान। तो संविधान को बचाना है मेरे भाई बहन। ये सेमीफाइनल होने जा रहा है जो चुनाव है, ये सेमीफाइनल अगर तुमने जिता दिया तो यकीन मानो 2028 में मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी झंडा गाड़ेंगे और आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे, या आजाद समाज पार्टी की सरकार के हाथ में चाबी होगी। कैसे होगी? 230 विधायक बनते हैं, 230, और विधायक बनते हैं 230, तो सरकार बनाने के लिए 116 की जरूरत होती है, 116 की। हमें नहीं बनाना 116। बीजेपी कांग्रेस तो आपस में लड़ती है, लड़ती रहे, हम तो 16 भी बना लेंगे तो चाबी हमारे पास होगी। होगी कि नहीं होगी? दोनों आएंगे हाथ जोड़ के, लेकिन 16 नहीं। पूरे मध्य प्रदेश में 78 सीटें छाटी हैं मैंने, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, जिला के नेतृत्व ने बैठ के, और 78 सीटें ऐसी हैं जहां ताकत से लड़ेंगे तो कांग्रेस का तो आता पता नहीं चलेगा, बीजेपी से लड़ेंगे भी और बीजेपी से जीतेंगे भी। तो यकीन मानो ये दतिया का चुनाव जिताना है, ये पहली सीढ़ी है। जिस तरीके से हम लोग इतने दिनों से भिखारी बने घूम रहे हैं, हमारा आरक्षण दे दो, हमारी नौकरी दे दो, हमारी पेंशन बनवा दो, ये देश हमारा है, बहुजनों का है। 100 में से 90 वोट किसके हैं? तुम्हारे हमारे सब मिलके हैं कि नहीं? पिछड़े दलित आदिवासी मिलकर 100 में से 90 वोट हैं, फिर भी राज कौन कर रहा है? राज कौन कर रहा है? और ये दतिया विधानसभा का तो इतिहास है, दतिया विधानसभा का इतिहास है। ये जो नरोत्तम मिश्रा 15 साल से राज कर रहा है, इसके कितने से वोट है? इतने से, इतने से। इसकी बिरादरी के कितने वोट है? इतने से। अच्छा चलो नरोत्तम मिश्रा को छोड़ दो, राजेंद्र भारती के तो वोट ही नहीं है, उनकी बिरादरी के तो वोट ही नहीं। उनके पहले घनश्याम सिंह होते थे, उनके कितने से वोट है? उनके पहले समूह तिवारी होते थे, उनके कितने से वोट है? कोई वोट नहीं है, इनकी संख्या कोई नहीं है। मेरे भाई बहनों, तुम अपनी ताकत को समझ लो तो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ हमारा होगा। तुम्हें अपने वोट की ताकत को समझना पड़ेगा और एक बहुजन भाईचारा बनाना पड़ेगा। वो बहुजन भाईचारा बनाने निकले हैं आदरणीय चंद्रशेखर आजाद के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर नहीं। चंद्रशेखर पे आंच आए तो पहले गोली खाने के लिए दामोदर यादव खड़ा है, पहले खड़ा है। ये भाईचारा जब हम दलित और पिछड़े तैयार करेंगे तो फिर कोई हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। और अब समय बदल रहा है, बाबा साहब अंबेडकर के वंशज अब शासक बनने वाले हैं, शासक। अभी हमें वकील साहब बता रहे थे, चंद्रशेखर भाई ने बड़ा अच्छा नारा दिया। बाबा साहब ने कहा था क्या संगठित, शिक्षित बनो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। बाबा साहब का बहुत फेमस कोड है कि सबसे पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो और फिर संघर्ष करो। उसमें चंद्रशेखर भाई ने एक लाइन जोड़ दी कि सबसे पहले शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, फिर संघर्ष करो और उसके बाद शासक बनो। शासक बनो, भिखारी मत बनो। और शासक बनने की शुरुआत हो गई मेरे भाई बहनों। आपने देखा होगा 2026 से ही शुरुआत हुई है। 26 अपन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कैसे?
तमिलनाडु के अंदर ईबी रामास्वामी पेरियार और बाबा साहब की जिंदाबाद बोलने वाला एक फिल्म का एक्टर विजय थलपति सरकार बना लेता है, मुख्यमंत्री बन गया तमिलनाडु में कि नहीं बन गया? वो वैचारिक रूप से हमारी जाति का है, वैचारिक रूप से हमारी जाति का है, हमारे विचार का है। जब 2026 में बाबा साहब के वंशज एक राज्य में शासक बन गए तो 2027 में उत्तर प्रदेश में और 2028 में अपन सब मिलकर मध्य प्रदेश में राज करने का काम करेंगे। और इसीलिए ये अवसर मिला है चुनाव का। ये चुनाव का जो अवसर मिला है इसे जाने नहीं देना है। ये जो दतिया का चुनाव है, ये चुनाव एक तरफ मनुवाद का चेहरा है जिसका नाम नरोत्तम मिश्रा है, तो दूसरी तरफ अंबेडकरवाद का चेहरा है, संविधानवाद का चेहरा है जिसका नाम दामोदर यादव है। आप खुद हो। ये उन दो विचारों के बीच की लड़ाई है, दो नेताओं के बीच की नहीं। उन दो विचारों के बीच की लड़ाई है। एक विचार वो है जो जाति के आधार पर छोटा बड़ा ऊंचा नीचा तुमको हमको बनाता है, हमारा तुम्हारा शोषण करता है, सदियों से कर रहा है। तो दूसरी तरफ बाबा साहब का वो विचार है जो गैर बराबरी को समाप्त करके सबसे पीछे गरीब लाइन में बैठे आदमी को भी बराबरी का सम्मान और हक देने का काम करता है। इसलिए अपने विचार की जीत कराना है। और दामोदर वादा कर रहा है, ये बहुत दिन से गुंडा बने घूम रहे ना दतिया में। जब कोई बिगड़ेल साण होता है, बिगड़ेल साण, तो उसके दो ही इंतजाम होते हैं। एक तो ये मुचंडा लट होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो संविधानवादी हैं। तो जो बिगड़े साड़ का इंतजाम है वो इस उंगली में है, आपकी इस उंगली में। जब वोट डालने का मौका आएगा बस कुछ नहीं करना है, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया उस अधिकार का सही उपयोग कर लेना। तो फिर दामोदर का वादा है, जिस दिन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जीत के दामोदर यादव एमएलए बनेगा, जिस दिन दामोदर यादव को एमएलए का सर्टिफिकेट मिलेगा, वादा है, दावा है और चुनौती भी है नरोत्तम मिश्रा को। जिस दिन दामोदर एमएलए बना, घड़ी देख लेना, घड़ी से 36 मिनट भी नहीं लगेंगे और नरोत्तम मिश्रा अपने परिवार को लेकर डबरा भाग जाएगा और कभी लौट के दतिया वापस नहीं आएगा। 36 मिनट में डबरा भागेगा और 36 साल तक भी लौट के नहीं आएगा। दतिया किसी की बापौती नहीं है, दतिया वालों के लिए है और दतिया बहुजनों के लिए है। बहुजन आदमी जीतेगा, बहुजनों के लिए काम करेगा। बाबा साहब के सपनों को, कांसीराम साहब के प्रयासों को और चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को पूरा करना है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ अपना वोट डाल के तसल्ली मत कर लेना। सिर्फ अपना वोट या सिर्फ छता में वोट डाल के तसल्ली मत कर लेना। मेरी माता बहनों, आप भी लगाओ फोन, आज से ही 3 पैसा में लग जाते एक फोन लगाओ। जितने रिश्तेदार हैं, जितने चिनार के हैं, जान पहचान के हैं, और सबसे कहो सिर्री नहीं बनने, वोट दम से देने। काय पे? चुनाव चिन्ह, रुक जाओ, तुम नहीं बोलो। चुनाव चिन्ह पीछे वाले काऊ को मालूम? माता रुको, तुमको नहीं बोलियो। तुम लोगों को काऊ चुनाव चिन्ह मालूम है क्या है? पंजा निंजा। लो पूरी कहानी कर रही हो बेचारी पंजा। अब बताओ चुनाव चिन्ह का है? जो सही टेस्ट है बताओ चुनाव चिन्ह का है? केटली। हाँ केटली है का? लय होगा काय में? क्यों नहीं छापे तुम? जैसे तो भी कह रही कि पता ही नहीं क्या है चिन्ह। हम बता रहे दतिया में जब सेवड़ा में चुनाव लड़ रहे थे तो एक ही नारा गूंज रहा तो सब जगह सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। ठीक है। और केटली कौन सी? चाय वाली। वो चाय वाली केटली कौन सी है? नरेंद्र मोदी बहुत उल्लू बना रहा तो सबको चाय बेच के सब केटली छुड़ा लिया है बाकी। ठीक है। तो ये केटली अब अपनी हो गई और ये केटली असली केटली है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं? जिंद जैसी है, जिंद जैसी। केटली को लगड़ो तो वामे को निकले जिंद। कि बताओ मेरे आका, तो केटली को रगड़ने की जरूरत नहीं है, वोट से भर देने की जरूरत है। फिर हम साढ़े जिंद बन के बताओ मेरे आका का हुक्म है। बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने वालों को ठंडी सड़क पे जेल में भिजवाने का काम करेंगे। ये दामोदर तुमसे वादा करता है और एक एक हक अधिकार आपको मिलेगा। और ऐसे नहीं मिलेगा, कोई एहसान नहीं है। अधिकारी खुद पूछने आएंगे क्या सब ठीक ठाक है कि नहीं, और जब तुम कह दोगे ठीक है तभी वो रहेंगे थाने पे, नहीं तो रातों रात ट्रांसफर करा के भाग जाएंगे। एक बार अपनी राजनीतिक शक्ति को समझने की कोशिश करो। आप सब इकट्ठे हुए, आप सब ने लाड़ प्यार दिया, आप सबको
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।